E24 हिंदी। ट्रेल्स घाटी रुई की अपेक्षा से कहीं ज्यादा चौड़ी थी और नाम के अनुसार उतनी अंधेरी भी नहीं थी। घाटी में प्रवेश किए हुए उन्हें कई घंटे हो चुके थे। किसी कारण से रुई ने शैडो ट्रेल्स नाम सुनते ही हमेशा अंधेरे में डूबे रहने वाले एक बेहद संकरे रास्ते की कल्पना की। हालांकि यह अंततः अच्छी बात नहीं थी। घाटी बहुत चौड़ी होने के कारण डाकुओं के लिए बहुत बड़ा क्षेत्र उपलब्ध था जहां वे अपना ठिकाना बना सकते थे और छिप सकते थे। खास तौर पर घाटी घने जंगल से ढकी हुई थी, फिर भी डाकुओं के लिए आराम से पैंतरेबाजी करने के लिए पर्याप्त जगह थी। इसके अलावा यात्रा करने वाले काफिले के दोनों ओर जमीन ऊपर की ओर झुकी हुई थी, जिससे डाकुओं को बहुत ज्यादा छिपने और निगरानी करने का फायदा मिला। ये बुरी खबर थी, क्योंकि घात लगाने वालों के पास पहले से ही आश्चर्य के तत्व का लाभ था। भले ही मार्शल अप्रेंटिस को पता था कि हमला होने वाला है, लेकिन यह न जानना कि हमला कब होगा, एक महत्वपूर्ण बाधा थी। क्योंकि वे आधे दिन की अवधि में अपनी तनावपूर्ण सतर्कता के साथ बहुत अधिक मानसिक ऊर्जा खर्च कर रहे थे। शुक्र है कि उनके पास कायाकल्प औषधियां थीं। अन्यथा जब तक घात लगाना शुरू होता, वे पूरी तरह से तैयार मार्शल प्रशिक्षुओं के खिलाफ लड़ते लड़ते थक जाते। उनके काफिले का एकमात्र लाभ यह था कि उनके पास 8 मार्शल प्रशिक्षु थे। खैर, ये फायदा होगा या नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। रूई ने मन ही मन सोचा। ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि डाकुओं के पास कितने मार्शल प्रशिक्षु हैं। सबसे अच्छी स्थिति तो एक मार्शल अप्रेंटिस की थी, जिस स्थिति में रूई को पूरा विश्वास था कि वे सभी डाकुओं का सफाया करने में सक्षम होंगे। जैसे जैसे संख्या बढ़ती गई, इसका मूल्यांकन करना उतना ही कठिन होता गया, क्योंकि संघर्ष के परिणाम को प्रभावित करने वाले चर और पैरामीटर अधिक संख्या में उत्पन्न हो गए। उदाहरण के लिए, डाकू मार्शल प्रशिक्षुओं का स्तर, उनकी मार्शल आर्ट, उनके और उनके विरोधियों के बीच तालमेल तथा दोनों पक्षों की टीम वर्क की गुणवत्ता। जैसे ही रूई अपने विश्लेषण में लीन हुआ, उसकी स्वप्न अवस्था को मिलियाना ने अचानक तोड़ दिया। वे यहाँ हैं, उसने फुसफुसा कर कहा। रूई की भौहें असमंजस में सिकुड़ गईं। पहले से ही वह और अधिक तनावग्रस्त और सतर्क हो गया, क्योंकि उसने एक तरफा खिड़की से झांका। दूर से वह जंगल से आगे के रास्ते पर कई दर्जन मनुष्यों को झुंड में आते हुए देख पाया, जिससे काफिले की सुरक्षा टीम में घबराहट फैल गई। उसे इस बात से झटका लगा कि वे छिपकर हमला करने की कोशिश नहीं कर रहे थे। वे जंगल की आड़ में हमला भी नहीं कर रहे थे, वे सीधे सीधे काफिले पर हमला कर रहे थे, जो कि उनकी यात्रा की विपरीत दिशा से था, खुले में। वह और भी अधिक आश्चर्यचकित हो गया जब हमलावर डाकुओं के नेता ने युद्ध का नारा लगाया। हमला करो, उन्हें तैयार होने का समय मत दो। तो फिर इतनी दूर से अपनी उपस्थिति की घोषणा हमें क्यों कर रहे हो? वे यहाँ हैं, डेलन ने उग्र भाव से कहा। चलो अपना मिशन पूरा करते हैं। रुको, रूई ने अपना हाथ उठाया, जिससे बाकी लोग भौंचक्के रह गए। डाकुओं से गाड़ी की रक्षा करना उनका काम था, फिर रूई उन्हें क्यों रोक रहा था? ये डेटा उनको दिए गए डेटा से मेल नहीं खाता था। डाकू आमतौर पर अपने असहाय और बहुत ही असावधान पीड़ितों पर स्पष्ट रूप से पूर्ण घात लगाने के लिए आश्चर्य के तत्व का फायदा उठाते थे, संख्यात्मक लाभ के साथ साथ मार्शल अप्रेंटिस लाभ का उपयोग करके अपने विरोधियों को तेजी से कुचल देते थे। तो फिर ये डाकू ठीक इसके विपरीत काम क्यों कर रहे थे? रूई किसी भी मार्शल प्रशिक्षु की उपस्थिति का पता नहीं लगा सकी। कुछ तो गड़बड़ है, उसने दूसरों से कहा और उनकी वर्तमान स्थिति का बाज की नज़र से विश्लेषण किया। यार, हमें लड़ना होगा, केन ने जोर दिया। हमें इसी काम के लिए रखा गया है, याद है? रूई ने कहा। मिशन बिल में स्पष्ट किया गया है कि सुरक्षा का वास्तविक लक्ष्य मुख्य रूप से सामान था। हम सुरक्षा दल की सुरक्षा करने के लिए बाध्य नहीं हैं। बाकी लोगों ने रूई के तर्क पर नाराजगी जताई। वे इसके खिलाफ बहस नहीं कर सकते थे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उन्हें ये पसंद भी आया। एड्स बाय पब फ्यूचर। यदि वे अंदर घुसने में सफल हो जाते हैं, तो केन, तुम जाकर माल वाली गाड़ी की रक्षा कर सकते हो, रूई ने कहा। उसने आह भरते हुए कंधे उचकाए। ठीक है, अगर तुम जोर देते हो, लेकिन बेहतर होगा कि तुम ये बताओ कि क्यों। कुछ गड़बड़ है, तारांकन। ओहो, वे ठीक चल रहे हैं। फीलिंग ने दूर से झड़प को देखते हुए ठहाका लगाया। ये बेकार है। वेले ने कुछ दूर एक पेड़ के सहारे झुकते हुए कहा। हमारे छापेमार दल का केवल आधा हिस्सा दूर से भेजने का क्या मतलब है? वह भी हमारे बिना। ठीक है, हान ने पेड़ के ऊपर बैठते हुए कहा। बॉस ने ये सोचा है। उसने सुनहरे बालों वाले आदमी की ओर देखने से पहले कहा, जो चट्टान के सामने खड़ा था और युद्ध पर नजर रख रहा था। इसमें कुछ तो बात होगी। बॉस, फीलिन ने आह भरी। आप ये बताना चाहते हैं कि आपने हमारी आधी छापामार सेना को दूसरे आधे के बिना और हमारे बिना क्यों भेजा? इसके अलावा, उन्हें सामने से हमला करने का क्या मतलब है? कुछ, वह धीरे से बुदबुदाया। फैलिन ने असमंजस में अपना सिर झुका लिया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। कुछ तो गड़बड़ है। युद्ध के मैदान को देखते हुए उसकी सुनहरी आंखें तेज हो गईं। मुझे नहीं पता बॉस। फीलिन ने दूर से युद्ध के मैदान पर नजर डाली।
यह मुझे एक सामान्य लड़ाई लगती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप पर्याप्त ध्यान से नहीं देख रहे हैं। सुरक्षा टीम को ध्यान से देखिए, आपको क्या दिखाई देता है? अरे, वे बिल्कुल वही कर रहे हैं जो उन्हें करना चाहिए। हमारे आदमियों से काफिले के अंदरूनी हिस्से की रक्षा कर रहे हैं। फेलिन ने हताश भाव से उत्तर दिया। हाँ, उन्होंने कहा, क्या आपको लगता है कि वे अच्छा काम कर रहे हैं? उसने भौहें सिकोड़कर पीछे देखा। अच्छा, लोमाइनर्स की सुरक्षा टीमों की तुलना में बहुत बेहतर है। संख्या में कमजोर होने के बावजूद अभी तक किसी ने भी लड़ाई नहीं छोड़ी है। उसने कहा कि उसने देखा कि कैसे उन सभी में दृढ़ आत्मविश्वास और धैर्य था। वे शांत और संयमित थे, दृढ़ता से लड़े और घबराए नहीं। उन्होंने लड़ाई को खींचा, थोड़ा निष्क्रिय रूप से लड़ते हुए। ये सामान्य बात नहीं थी। जब महत्वपूर्ण नुकसान का सामना करना पड़ता था, तो मनोबल और प्रदर्शन दोनों ही आमतौर पर गिर जाते थे, जब तक कि गार्ड अनुभवी न हो। सुरक्षा दल के कम से कम एक चौथाई लोग आदेशों और प्रोटोकॉल के विरुद्ध पीछे हटना भी असामान्य नहीं था। ये कर्मचारी युद्ध में अनुभवी नहीं थे, वे अकुशल श्रमिकों से बमुश्किल ही अधिक योग्य थे। फेलिन ने जितना अधिक देखा, वह इस अजीब व्यवहार के बारे में अधिक जागरूक हो गई। मुझे लगता है कि लोमाइनर्स अपने सुरक्षा कर्मियों को बेहतर प्रशिक्षण दे रहे हैं। वे अच्छा काम कर रहे हैं, यह मैं मानता हूँ। ये लगभग ऐसा है जैसे ये लोग इस तरह लड़ रहे हैं जैसे उन्हें नहीं लगता कि वे हार सकते हैं। इन शब्दों पर सुनहरे बालों वाला आदमी हिल गया। हाँ, बिल्कुल, सवाल यह है कि ऐसा क्यों है? फीलिन ने कंधे उचका दिए, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इस बेतरतीब विषय से कहाँ जा रहा है। या तो वे सभी शानदार अनुभवी हैं, या उन्होंने आगे कहा, उनके पास यह मानने के लिए मजबूत कारण है कि वे हारेंगे नहीं। उन्होंने आगे कहा, फिर कुछ देर रुके। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 मार्शल अप्रेंटिस की मौजूदगी जैसे कारण। फीलिन, विले और हान की आंखें खुली की खुली रह गईं, क्योंकि उन्हें सब समझ में आ गया था। अब उनके बॉस की सारी हरकतें पूरी होने लगी थीं। इसीलिए आपने एक घात बल भेजा जो उनकी सुरक्षा टीम से सिर्फ 20% बड़ा था। फीलिंग को एहसास हुआ, आप संख्यात्मक रूप से कमजोर घातों के प्रति काफिले की सामान्य प्रतिक्रिया का आकलन और परीक्षण करना चाहते थे। वह पूरी तरह युद्ध में लीन था, इसलिए उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। लेकिन फिर उन पर खुलेआम हमला करने के बजाय उन पर घात लगाकर हमला क्यों नहीं किया गया? फेलिन ने उलझन के भाव से पूछा। क्या उन्हें और आगे धकेलना ज्यादा समझदारी नहीं होगी? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 घात लगाकर हमला करने से अवचेतन में प्रतिवर्ती और मौलिक भय और घबराहट पैदा होती है जो सभी मनुष्यों में स्वाभाविक है। उसने धीरे से उत्तर दिया, अपनी नजरें युद्ध से कभी नहीं हटाई। मैं उन्हें अपने दुश्मनों का मूल्यांकन करने के लिए समय देने के बाद उनकी सचेत प्रतिक्रिया का परीक्षण करना चाहता था, जो उनकी सुरक्षा की भावना को अधिक प्रतिबिंबित करता है। फेलिन को आखिरकार बॉस की योजना की सरलता और चतुराई समझ में आ गई। अगर काफिले के सभी कर्मचारी ठीक वैसा ही काम करें जैसा कि उनसे अपेक्षित था, तो संदेह करने की कोई बात नहीं थी। फिर वे खुद ही अपने डाकू समूह के बचे हुए लोगों के साथ मिलकर काम को जल्दी से जल्दी खत्म कर सकते थे। लेकिन अगर कुछ अजीब हुआ तो वे पहले ही उसका पता लगा सकेंगे। यह एक सरल योजना थी जिससे उन्हें बहुत कम लागत पर जोखिम का मूल्यांकन करने की सुविधा मिली। वह मन ही मन आहें भर रही थी। उसे याद आ रहा था कि क्यों उनके समूह के 4 मार्शल प्रशिक्षुओं ने स्वेच्छा से उसके सामने अपना सिर झुकाया था। उसका पद अनायास नहीं था। वह उसकी उपेक्षा करता रहा और युद्ध में और अधिक तल्लीन होता गया। कुछ गड़बड़ है। लोमाइना काफिले की सुरक्षा टीम ने डाकुओं के आने वाले हमले से अच्छी तरह बचाव किया। हालांकि वे संख्या में कम थे, फिर भी उन्होंने उल्लेखनीय शांति और धैर्य के साथ चतुराई से मुकाबला किया। दूसरी ओर, रूई उतनी शांत नहीं थी। सोचो, रूई ने आग्रह किया, वे आश्चर्य के तत्व को क्यों त्याग देंगे, हम पर सीधा हमला क्यों करेंगे और वह भी मार्शल प्रशिक्षुओं के बिना। रूई ने मिशन बिल में मार्शल यूनियन द्वारा दी गई खुफिया जानकारी को अच्छी तरह से याद कर लिया था। मार्शल प्रशिक्षुओं की उपस्थिति और साथ ही उनके द्वारा आश्चर्यजनक तत्वों का फायदा उठाते हुए अच्छी तरह से किए गए घात हमले, वे 2 प्रमुख कारण थे जिनके कारण वे अपने हमलों में आसानी से सफल हुए। यदि उन्होंने अपनी जीत के लिए जिम्मेदार इन 2 मुख्य तत्वों में से किसी का भी उपयोग नहीं किया तो उनके इरादों से क्या निष्कर्ष निकाला जाए? इसका मतलब है कि उनका इस विशेष लड़ाई में जीतने का कोई इरादा नहीं है। लेकिन फिर उन्हें भेजा ही क्यों गया? रूई ने आश्चर्य जताया। सभी निर्णय प्रोत्साहन और हतोत्साहन, लाभ और हानि, पुरस्कार और जोखिम से प्रेरित थे। इस सिद्धांत को लागू करके कोई भी दूसरों के मन की अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकता है। जहां तक रूई देख सकती थी, इस लड़ाई के माध्यम से या तो कुछ हासिल किया जा सकता था, या कुछ ऐसा जिसे वे खोने से बचा सकते थे। इंटेल, रूई को जल्दी ही एहसास हो गया। वे हम पर हमला करने से जुड़े जोखिम के बारे में अधिक जानने की कोशिश कर रहे हैं। यह न केवल संभव था, बल्कि यह एकमात्र वास्तविक संभावना थी।
रूई को पता था कि काफिले को लोमिना इंडस्ट्रीज के छिपे हुए संचालन के साथ साथ उनकी उपस्थिति के बारे में भी पता था। हालांकि उन्होंने यह बात किसी को नहीं बताई थी, लेकिन ये जानकारी उनके व्यवहार में और साथ ही संकट के समय में उनकी प्रतिक्रियाओं में भी झलकती थी। वे वैसा व्यवहार नहीं कर रहे हैं जैसा वे करते यदि हम वहां नहीं होते। इस पर रूई का शॉट खुला। अगर यह वास्तव में डाकुओं का लक्ष्य था, तो उनकी प्रतिक्रिया और सुरक्षा की भावना का आकलन करके काफिले पर हमला करने के जोखिम का मूल्यांकन करना था। भले ही उनका प्रारंभिक लक्ष्य लोमाइनस द्वारा स्थापित सभी सुरक्षा उपायों को खत्म करना था, फिर भी उन्होंने काफिले के बारे में बहुमूल्य जानकारी हासिल की, भले ही रूई और उसके दोस्त अपनी गाड़ी में रहे। ये बुरा है। रूई ने मुंह बनाया। डाकू उसकी अपेक्षा से कहीं ज्यादा चालाक और तेज थे। ये लोग निश्चित रूप से साधारण बदमाश नहीं थे। अधिक स्पष्ट रूप से, उनके पास एक अविश्वसनीय रूप से बुद्धिमान नेता होना चाहिए। रूई ने सोचा, अब क्या करना है? NO12BIN.C तारांकन। एक बात मुझे समझ नहीं आ रही है बॉस, फेलिन ने कहा। सुनहरे बालों वाला आदमी युद्ध को देखता रहा। यदि मार्शल अप्रेंटिस वहां हैं भी तो वे काम क्यों नहीं कर रहे हैं? उसने संदेहास्पद भाव से पूछा। आपको क्या लगता है कि अगर वे काफिले में मौजूद होते तो वे आमतौर पर क्या करते? उन्होंने पूछा। मान लीजिए कि उन्हें नियमित अंगरक्षक मिशन के लिए नियुक्त किया गया था। ठीक है, वे युद्ध में शामिल हो गए होते और हमारे लोगों से काफिले की रक्षा की होती, है न? उसने भ्रमित भाव से उत्तर दिया। और यदि वे वहां थे, तो ये तथ्य कि उन्होंने ऐसा नहीं किया, हमें क्या बताता है? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। इससे पता चलता है कि यह कोई नियमित अंगरक्षक आयोग नहीं है, अन्यथा वे ठीक वही करते जो तुमने पहले कहा था। उसने उससे कहा, लेकिन यह एक नियमित आयोग क्यों नहीं होगा? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। मार्शल यूनियन को दिए गए कमीशन का उद्देश्य एक ऐसे उद्देश्य को पूरा करना है जिसे मार्शल बल के माध्यम से पूरा किया जा सकता है। अलग अलग कमीशन अलग अलग उद्देश्यों को पूरा करते हैं। उन्होंने संक्षेप में समझाया। इस प्रकार, इस आधार से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यदि उनका कमीशन मानक से अलग है, तो उनका उद्देश्य भी मानक से अलग है। फेलिन और भी उलझन में पड़ गई। कोई अलग उद्देश्य, एक अतिरिक्त उद्देश्य, अधिक सटीक रूप से कहें तो? उन्होंने कहा, आमतौर पर उद्देश्य केवल काफिले या कम से कम महत्वपूर्ण सामान की सुरक्षा करना होता है। आपको क्या लगता है कि इसके अलावा और क्या उद्देश्य हो सकते हैं? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। उसने आह भरी। एक ऐसा उद्देश्य जिसे लोमाइनस तार्किक रूप से चाहते हैं। एक ऐसा उद्देश्य जिसमें मार्शल बल और संघर्ष शामिल है। एक ऐसा उद्देश्य जिसके लिए मार्शल प्रशिक्षुओं की आवश्यकता है। एक ऐसा उद्देश्य जिसे शैडो ट्रेल्स में पूरा किया जाना है। उसने उसकी ओर देखा और उसकी आंखों से आंखें मिलाईं। कौन सा उद्देश्य उन सभी शर्तों को पूरा करता है? फेलिन को एहसास हुआ। हमारे साथ एक बार और हमेशा के लिए निपटने का उद्देश्य। कुछ इसी तरह की बात है। वह युद्ध के मैदान की ओर मुड़ा। काफिले की प्रतिक्रिया से काफिले के भीतर या कहीं दूर मार्शल अप्रेंटिस की संभावना कम नहीं है। ये भी हो सकता है कि उनके पास कुछ शक्तिशाली गूढ़ तकनीकी समाधान भी हों, हालांकि यह असंभव है, क्योंकि ऐसे समाधानों के लिए आवश्यक रसद उपाय बहुत अधिक ध्यान देने योग्य होंगे। उन्होंने आगे बोलने से पहले कुछ देर रुककर कहा, मार्शल अप्रेंटिस भी उतने ही शक्तिशाली होते हैं, लेकिन उन्हें रसद और इन्वेंट्री की कोई समस्या नहीं होती। तो फिर हम क्या करें? उसने पूछा। हम इंतजार करते हैं, उन्होंने जवाब दिया। अगर वे वहां हैं, तो वे जल्द या बाद में कार्रवाई करेंगे। जीत के क्षण में व्यक्ति सबसे कमजोर होता है। युद्ध के मैदान में, दस्यु दल ने अभी अभी परिधि को तोड़ने में सफल होने के संकेत दिए थे और सीधे भंडारण गाड़ियों की ओर बढ़ गया था। अब समय आ गया है, रूई ने कहा। डेलेन, केन और फे, मेरा सुझाव है कि आप तीनों चले जाएं। रूई ने निर्देश दिया। मिलियाना और मुझे यहीं रहना चाहिए। तुम बस कुछ काम से बचने की कोशिश कर रहे हो, है न? तुम मार्शल शिरकर हो, उसने बड़बड़ाते हुए कहा, जबकि वह रूई के शब्दों को समझ रहा था। उनके निर्देशों को बाकी मार्शल आर्टिस्टों से भी ज्यादा प्रतिरोध नहीं मिला। रूई बहुत तेज हो सकता है, ये बात सभी जानते थे। 1 साल पहले मूल्यांकन परीक्षा के मानसिक गुणों पर उसका बेतुका प्रदर्शन भुलाया नहीं गया था। आपने केवल हम दोनों को ही क्यों रुकने दिया? मिलियाना ने जिज्ञासावश पूछा, जब उनके 3 साथी चले गए थे और उन्होंने परिधि को सुदृढ़ करना शुरू कर दिया था। उन्होंने कहा, वे एक संतुलित टीम हैं। रक्षा, आक्रमण और पैंतरेबाजी। वे यह आभास देते हैं कि वे अपने आप में एक ही टीम हैं। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। तो इसका हमारे यहाँ रुकने से क्या संबंध है? मैं चाहता हूं कि छिपे हुए डाकू यह विश्वास करें कि वे 3 ही लोमाइनस द्वारा नियुक्त मार्शल प्रशिक्षु हैं। छिपे हुए डाकू। मिलियाना ने असमंजस में अपना सिर झुका लिया। आह, मैं तो भूल ही गया कि वह मूर्ख है। अगर डाकुओं का समूह इतना छोटा और कमजोर होता तो इस मिशन को छठी श्रेणी नहीं दी जाती। ये तो बस मोहरे हैं, उन्होंने समझाया। शतरंज में मोहरे सबसे कमजोर होते हैं। शतरंज, ओह, कोई बात नहीं।
केन और डेलन ने युद्ध के मैदान पर बहुत बड़ा प्रभाव डाला। फे पागल हो गई, हर वार के साथ डाकुओं को उड़ा दिया, युद्ध के मैदान में इधर उधर भागी, डाकुओं की पंक्तियों में घुसपैठ की और उनकी संख्या को कम करते हुए सामान्य तबाही मचाई। उसने डाकुओं के गिरने की दर को तुरंत 3 गुना कर दिया। डेलन और केन काफिले के अंदरूनी हिस्सों के करीब रहे ताकि कोई भी डाकू परिवहन के साधनों को बाधित न कर सके। डेलन की मार्शल आर्ट रक्षात्मक प्रकृति की है, जिससे वह यह सुनिश्चित कर सकता है कि कोई भी डाकू उसके पास से न गुजर सके। उसका प्रभावशाली विकसित शरीर आसानी से डाकुओं द्वारा जुटाई गई किसी भी चीज का सामना कर सकता था, वह एक अजेय टैंक की तरह था। दूसरी ओर, केन ने काफिले के अंदरूनी हिस्सों में घूमकर उन डाकुओं को मार गिराया जो डेलन के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे थे और उसे पूरी तरह बचने की कोशिश कर रहे थे। वह उनमें से ज्यादातर की प्रतिक्रिया से ज्यादा तेजी से भागा, उनके हमलों को साफ साफ नाकाम करते हुए उन्हें मार गिराया। उन तीनों ने युद्ध के प्रवाह को लगभग तुरंत ही 80 डिग्री पर मोड़ दिया। ओहो, देखो बिल्ली ने क्या खींचकर बाहर निकाला। फेलिन ने हंसते हुए फे, केन और डेलन की तिकड़ी को युद्ध के मैदान को साफ करते देखा। अच्छा फैसला बॉस, अगर हम उन पर वैसे ही घात लगाते जैसे हम आमतौर पर करते हैं, तो शायद हम ही घात लगाए जाते। हम, सुनहरे बालों वाले आदमी ने भौहें सिकुड़ी और उसकी सुनहरी आंखें तेज हो गईं। हम, वेले ने नाक भान सिकुड़ी। वे तो बस 3 बदमाश हैं। हमें बस कूदकर उन्हें खत्म कर देना चाहिए। वे सभ्य हैं, हान ने जम्हाई ली, लेकिन हमारे पास संख्यात्मक लाभ है। क्या हुआ बॉस? फेलिन ने पूछा। उनके पास 3 मार्शल आर्टिस्ट हैं, क्या समस्या यहीं खत्म नहीं हो गई? बस एक विचार, वह बुदबुदाया। सोचा, यदि आप लोमाइनस होते और एक ज्ञात डाकू समूह के साथ 13 स्काई क्रिस्टल को एक खतरनाक घाटी से ले जा रहे होते, जिसका स्काई क्रिस्टल को निशाना बनाने का रिकॉर्ड है, तो कम से कम एक मार्शल अप्रेंटिस के साथ, संभवतः उससे भी अधिक। आगे बोलने से पहले उसने फेलिन की ओर देखते हुए विराम लिया। क्या आप केवल 3 मार्शल अप्रेंटिस को काम पर रखेंगे? NO12BIN.C लोमाइनस सावधान और सतर्क रहते हैं, लेकिन जब उनके पास अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के साधन होते हैं तो वे निर्णायक होते हैं। तो फिर केवल 3 मार्शल अप्रेंटिस अंगरक्षकों को क्यों नियुक्त किया गया? उसने संदेह से अपनी आंखें सिकोड़ लीं। आप इस बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, बॉस, उसने झल्लाहट से कहा। उद्धरण चिन्ह ... संभव है, उन्होंने स्वीकार किया। मेरे दिमाग में यह बात आई कि अगर यह सच में ऐसा है, तो लोमाइनस ने किसी ऐसे व्यक्ति को काम पर रखा है जो बहुत बुद्धिमान और अंतर्दृष्टि वाला है। चाहे कुछ भी हो, हम तुरंत आगे बढ़ेंगे, उसने कहा। हमने उनके बारे में पर्याप्त जानकारी एकत्र कर ली है। वेले, फेलिन और हान, तुम लोग कूद पड़ो। मैं घात लगाकर उनमें से एक पर हमला करूंगा, जब वे तुमसे लड़ रहे होंगे, फिर हम उन्हें 4-2 करके कुचल देंगे। 4 पर 2, वैसे, वह कहाँ है? फेलिन ने पूछा। उद्धरण चिन्ह ... देर हो गई, आदमी ने आह भरी। अब जाओ। चट्टान से छलांग लगाने और नीचे दौड़ने से पहले उन तीनों ने सिर हिलाया। एक क्षण के लिए सुनहरे बालों वाला वह आदमी अकेला रह गया, फिर उसने आवाज लगाई। तुम कब तक छिपने की योजना बना रहे हो? उसने बिना किसी से पूछा। कितना असभ्य, छाया से एक आवाज ने बाहर जाने से पहले उत्तर दिया। मैं व्यस्त था, तुम्हें पता है। तुम यहाँ किस लिए आए हो? सुनहरे बालों वाले आदमी ने पूछा। हमारे संरक्षक को उम्मीद है कि आप सफल होंगे। 13 स्काई क्रिस्टल को हर कीमत पर हासिल किया जाना चाहिए। उसने अपनी तीखी सुनहरी आंखों से नकाबपोश व्यक्ति की ओर देखा। तुम्हें इस ऑपरेशन और मेरी मदद करनी चाहिए थी। इसके बजाय, तुम कुछ भी हासिल किए बिना इधर उधर भाग रहे हो। नकाबपोश व्यक्ति ने हंसते हुए कहा, ऐसा नहीं लगता कि आपको ज्यादा मदद की जरूरत है। उसने मार्शल यूनियन के 3 मार्शल प्रशिक्षुओं की ओर इशारा करते हुए जवाब दिया। चिंता मत करो, अगर चीजें गलत हो गईं तो मैं तुम्हें बचा लूंगा। राजकुमार राजक दी कंदरिया, नकाबपोश आदमी फुसफुसाया, फिर एक बार फिर छाया में खो गया। रजक ने लड़ाई की ओर मुड़ने से पहले हल्के से नाक भान सिकुड़ी। एक बार में एक छोटा कदम, और अंततः ये देश मेरा होगा, उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा, उनके चेहरे पर दृढ़ निश्चय की झलक थी। तारांकन, रूई ने अपने दोस्तों को युद्ध के मैदान में सफाई करते हुए देखा और उनकी वीरता की प्रशंसा की। वे तीनों और भी ज्यादा मजबूत हो गए थे। अच्छा, रूई ने सिर हिलाया। इस स्तर की शक्ति के साथ, हमें ठीक होना चाहिए। अचानक उसकी इंद्रियों को कुछ सूझ गया। एक आकृति अविश्वसनीय रूप से तेज गति से जंगल से बाहर निकली और डेलन से टकरा गई। बूम! डेलेन, रूई और मिलियाना तुरंत बाहर निकल गए, लेकिन ठीक उसी समय 2 और आकृतियां जंगल से बाहर निकलीं, और केन और फे पर हमला कर दिया। कुछ ही क्षण में, 3 मार्शल आर्टिस्टों ने उसके दोस्तों पर हमला कर दिया। शुक्र है कि घात लगाकर किए गए हमले में कोई हताहत नहीं हुआ। डेलन घात का सामना करने के लिए काफी मजबूत था। केन पूरी तरह से हमले से बचने में कामयाब रहा, जबकि फे ने केवल हथेली के हमले से जवाब दिया। ओह, घात विफल हो गया।
फेलिन ने अतिशयोक्ति से कराहते हुए, क्रूरता से मुस्कुराते हुए, फे से पीछे हटते हुए कहा। लगता है हमें यह मुश्किल तरीके से करना होगा। अचानक उसे अपनी पीठ पर कुछ महसूस हुआ। एक चौथा मार्शल आर्टिस्ट अचानक प्रकट हो गया था। रूई ने फ्लोइंग कैनन के साथ शीर्ष गति से हमला किया था और अपना सबसे शक्तिशाली हमला किया था। उसने हमले का समय बिल्कुल सही रखा था। उसने फे से अलग होने के ठीक बाद उसे मारा और पूरी तरह से फे पर ध्यान केंद्रित किया। रूई ने तकनीक को बहुत अच्छे से अंजाम दिया, लेकिन जहां उसका लक्ष्य होना चाहिए था वहां अब खाली हवा थी। वह एक क्षण में गायब हो गई थी। तुम लापरवाह हो फेलिन, राजक ने उसे जमीन पर लिटाते हुए कहा। हमें अभी पीछे हटना चाहिए। रूई की आंखें खुली की खुली रह गईं, क्योंकि एक सुनहरे बालों और सुनहरी आंखों वाला आदमी कहीं से प्रकट हुआ और अपने लक्ष्य को सुरक्षित स्थान पर ले गया। वह बहुत तेज है। केवल केन ही ऐसा कर सकता है। जैसे ही राजक, वेले, हान और फेलिन ने अपने लक्ष्यों से दूरी बनाना शुरू किया, बूम, वे बाल बाल बच गए क्योंकि 3 बड़े झटकों के कारण उनका भागने का रास्ता बंद हो गया था। फेलिन, वेले और हान सदमे में देखते रह गए, क्योंकि 3 और नकाबपोश मार्शल आर्टिस्टों ने उन्हें लगभग जमीन पर कुचल दिया था, जिससे उनके भागने के रास्ते बंद हो गए थे, यहां तक कि रजाक भी सदमे से बच नहीं सका। रूई, केन, फे, डेलन और मिलियाना ने काफिले के महत्वपूर्ण डिब्बों के चारों ओर तेजी से अपनी जगह ले ली, जिससे आंतरिक काफिले और 4 डाकू मार्शल कलाकारों के बीच एक विस्तृत परिधि सुरक्षात्मक चाप बन गया। 3 लोमाइना अंगरक्षक विपरीत छोर पर थे और उन्हें घेर रहे थे, और बीच में 4 डाकू मार्शल प्रशिक्षु थे। 10 सेकंड से भी कम समय में मैदान पर मार्शल प्रशिक्षुओं की संख्या 3 से बढ़कर 11 हो गई। उनमें से कोई भी आश्चर्यचकित नहीं था। युद्ध के मैदान में कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया। सभी मार्शल अप्रेंटिस अपने विरोधियों पर पूरा ध्यान केंद्रित कर रहे थे, उनका आंकलन कर रहे थे, स्थिति का मूल्यांकन कर रहे थे और यह सोच रहे थे कि क्या कदम उठाना है। वह क्षण शीघ्र ही समाप्त हो गया, और सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया। लोमाइना इंडस्ट्रीज के 3 मार्शल अप्रेंटिस ने डाकुओं की ओर गोली चलाई। उन्होंने ताबड़तोड़ हमले किए, जिससे डाकुओं का ध्यान उनकी ओर चला गया। तभी फे, केन और रूई कूद पड़े। उन तीनों ने डाकुओं को मार्शल प्रशिक्षुओं के बीच में खड़ा कर दिया और उनकी संख्या को कम करके उन्हें दंडित किया। डेलन और मिलियाना ने थोड़ा पीछे से घेरा बनाया, और जब भी उनमें से कोई उनके बीच से निकलने की कोशिश करता, तो वे उन पर हमला कर देते और उन्हें पीछे धकेल देते। उनकी मार्शल आर्ट उनके साथियों द्वारा किए जा रहे आक्रामक हमलों के लिए उपयुक्त नहीं थी। इसके अलावा, किसी को भागने से रोकना, पीटे जाने से बचने की कोशिश करने से कहीं अधिक कठिन था। यही कारण है कि डाकू बहुत अधिक संख्या में थे। फिर भी 6 से 4 की हानि के बावजूद, वे किसी तरह से खुद को तुरंत पराजित होने से बचाने में सफल रहे। ये गोरी लड़की बहुत मजबूत है। रूई ने यह बात बहुत पहले ही पहचान ली थी। वह एक ही समय में रूई और केन से लड़ने में सक्षम था, कुछ ऐसा जो रूई को नहीं लगता था कि मार्शल अप्रेंटिस दायरे में संभव था, लेकिन स्पष्ट रूप से, वह गलत था। उस आदमी के बाल और आंखें बहुत ही सुनहरे रंग की थीं, मानो वे प्रकाश को परावर्तित करने के बजाय उसे उत्सर्जित कर रही हों। फिर भी उसके बाल और आंखें ही उसके बारे में दूसरी सबसे ज्यादा ध्यान आकर्षित करने वाली विशेषता थीं। उनकी मार्शल आर्ट उल्लेखनीय थी, उनके पास प्रशिक्षु स्तर की तकनीकों का व्यापक भंडार था, यहां तक कि रूई और केन की संयुक्त क्षमता से भी अधिक। रूई को जो बात दिलचस्प लगी वह ये थी कि वह एक ऑलराउंडर था। उसमें कोई खास कमी नहीं थी और वह सभी श्रेणियों में वाकई मजबूत था। उन्होंने केन के हमले को रोकते हुए रूई की किक को टाला। रूई ने वाइटल प्रेशर स्ट्राइक की बौछार की, जिसे उस व्यक्ति ने शांतिपूर्वक एक हाथ से रोकने के लिए आगे बढ़ाया, और अपने दूसरे हाथ को उल्लेखनीय गति और शक्ति के साथ रूई की ओर घुमाया। रूई पीछे की ओर झुका और बाल बाल वार से बच गया, हालांकि इससे उसे फॉलो अप के लिए पूरा मौका मिल गया, जिसे उस व्यक्ति ने तुरंत शुरू कर दिया। बैम, केन ने उसे तेज किक मारकर गिरा दिया, जिससे उसे अपना ध्यान भटकाने पर मजबूर होना पड़ा। रूई को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि वह केन से ज्यादा धीमा नहीं था, भले ही उसका शरीर बहुत मजबूत था। उसने कई तरह की अप्रेंटिस स्तर की चालबाजियों और गति तकनीकों का इस्तेमाल किया, जिससे वह केन के साथ बराबरी पर रहा। रूई को उस आदमी के प्रति और भी अधिक प्रशंसा होने लगी। हर चीज के लिए एक प्रशिक्षु स्तर की तकनीक, हर चीज के लिए एक समाधान। यही वह है जिसे पाने के लिए रूई ने प्रयास किया। यही वह है जो बनने के लिए रूई ने प्रयास किया। उसने खुद को ऐसे खतरनाक मिशनों में डालने का दर्द क्यों सहा? ताकि वह अपनी मार्शल आर्ट को विकसित और विस्तारित करने के लिए उच्च स्तर की तकनीकें प्राप्त कर सके। जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ती गई, वह और अधिक प्रेरित होता गया, तथा पहले से भी अधिक जोश के साथ लड़ने लगा। बूमेन ओ वेल्प.सी ओम। जब वह बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था तो डेलन ने उसे पीछे धकेल दिया। टस्क, रूई की किक से बचने और केन के प्रहारों को रोकने से पहले उन्होंने नागभान से कोड़ी। बैम, उन्होंने शक्तिशाली स्पिनिंग किक तकनीक से रूई को दूर फेंका। रूई को इसका बहुत बड़ा प्रभाव महसूस हुआ, जबकि उसने इलास्टिक शिफ्ट और अक्यूट एज दोनों का इस्तेमाल किया था।
अगर मैं अकेला होता तो ये लड़ाई बहुत पहले ही खत्म हो जाती। रूई ने इसे पहचाना। उसे कई बार केन ने बचाया था और उसने कई बार केन को बचाया था। उन दोनों ने उसे उनमें से किसी एक पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करने से रोकने की पूरी कोशिश की। वे दोनों जानते थे कि यदि वह लंबे समय तक उन पर ध्यान केंद्रित करने में सफल रहा तो वे मर जाएंगे। स्पीड केन से सिर्फ एक स्तर नीचे है। प्रहारक शक्ति फे से बस एक स्तर नीचे। रक्षा दलेन से बस एक स्तर नीचे। वे दोनों खुद को महत्वहीन महसूस कर रहे थे। अपनी शक्ति के परिणामस्वरूप उसने जो दबाव छोड़ा वह किसी भी प्रशिक्षु रूई ने कभी नहीं देखा था, जिसमें अकादमी के प्रशिक्षक भी शामिल थे। रूई को इससे भी बुरा लगा कि ऑलराउंडर वॉइड एल्गोरिथम के लिए सबसे खराब प्रकार की शैली थी, क्योंकि उनमें कोई सीधी सादी कमियां नहीं थी जिनका फायदा उठाया जा सके। वॉइड एल्गोरिथम को कमियां पसंद थीं, उसे इन कमजोरियों को निगलना पसंद था। स्ट्राइकरों में आमतौर पर कुश्ती की कमी थी। पहलवानों में आमतौर पर एक बड़ी कमी होती थी। स्पीडस्टर्स में आमतौर पर शक्ति की कमी होती थी। टैंकरों में सामान्यतः गतिशीलता की कमी थी। लेकिन ऑलराउंडर्स के पास ऐसी कोई चीज नहीं थी। इसका मतलब है कि वॉइड एल्गोरिदम को काउंटर स्टाइल विकसित करने के लिए अधिक कष्टों से गुजरना पड़ा। इसके अलावा रूई ने वॉइड एल्गोरिदम के अधिक उन्नत संस्करण को गया कि मार्शल आर्ट के अनुकूल पूरी तरह से अनुकूलित नहीं किया था। इस बार यही वे बाधाएं थीं जो रूई के रास्ते में खड़ी थीं। बैम! वह व्यक्ति केन को नीचे गिराने में कामयाब हो गया और उस पर हमला करने ही वाला था कि रूई ने फ्लोइंग कैनन से उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने में बड़ी मुश्किल से सफलता पाई। हूश! वह प्रहार के रास्ते से हट गया, जिससे शक्तिशाली प्रहार के लिए पर्याप्त टॉर्क उत्पन्न हुआ। बूम! रूई ने बमुश्किल ही उसे रोका, वह झटके से लड़खड़ा रही थी। एक पल के लिए वह आदमी उन दोनों कीड़ों से मुक्त हो गया जो उसे रोके हुए थे। फिर भी वह भागने के लिए भागा। ब्लाम! डेलन ने उस पर हमला किया और उसे पीछे धकेल दिया, जहां केन ने उस पर ताबड़तोड़ प्रहारों की बौछार कर दी। और वह फिर से पहले चरण पर वापस आ गया। जैसे जैसे ये सब चलता गया, उसकी हताशा और भी बढ़ती गई। उसने बहुत पहले ही स्काई क्रिस्टल्स के बारे में सोचना छोड़ दिया था, और जब से लोमाइनर इंडस्ट्रीज के 3 मार्शल प्रशिक्षु सामने आए थे, तब से उसके मन में भी ये क्रिस्टल्स का ख्याल नहीं आया था। उनका एक और केवल एक ही उद्देश्य था, जीवित बचना। स्काई क्रिस्टल्स, उनके संरक्षक, उनके अधीनस्थ। इस समय उसके लिए इनमें से कोई भी बात मायने नहीं रखती थी। अगर ऐसा करने से वह इस मुश्किल से बच सकता है तो वह खुशी खुशी इन सबको एक थाली में परोसकर बलिदान कर देगा। मैं इस युद्ध के मैदान में कुत्ते की मौत भी नहीं मरूंगा। उसने मन ही मन कसम खाई। मेरे लिए इससे भी बड़ी चीजें लिखी हुई हैं। जैसे जैसे वह और भी ज्यादा क्रूर तरीके से लड़ने लगा, उसका व्यवहार और भी ज्यादा हताश होता गया। लड़ाई जितनी लंबी होती गई, उसके बचने और बचने की संभावना उतनी ही कम होती गई। यह उसका अंतिम अवसर था। युद्ध के मैदान में हिंसा बहुत बढ़ गई थी। मार्शल अप्रेंटिस वे थे जो अपनी मार्शल आर्ट और मार्शल पाथ के जरिए अपनी शारीरिकता की सीमाओं को पार करने में सक्षम थे। इसका मतलब यह था कि 11 मार्शल अप्रेंटिस के साथ लड़ाई में शक्ति का पैमाना आम इंसानों की तुलना में कहीं ज्यादा होगा। अगर धरती से कोई व्यक्ति दूर से युद्ध की आवाज सुनता है, तो वे निस्संदेह यह मान लेंगे कि वे एक जीवंत युद्ध क्षेत्र के पास हैं और तुरंत भाग जाएंगे। अगर वे मार्शल अप्रेंटिस के युद्ध के मैदान को देखते हैं, तो वे मान लेंगे कि क्षेत्र में एक दुष्ट विध्वंस वाहन पागल हो गया है। टूटे हुए पेड़, फटी हुई चट्टानें, गड्ढों से भरी जमीन, टूटी हुई गाड़ियां, क्षत विक्षत शव। ये कल्पना से परे था कि मात्र मनुष्य ही ऐसे विनाश के लिए जिम्मेदार थे। काफिले का बाहरी हिस्सा लगभग पूरी तरह से नष्ट हो चुका था और बिखरा हुआ था। सुरक्षा दल के लोग मार्शल यूनियन के मार्शल अप्रेंटिस के पीछे बीच में जमा हो गए थे। आमतौर पर वे बहुत पहले ही भाग चुके होते जब तक डाकू मार्शल आर्टिस्ट को रोक लिया जाता, लेकिन उन्हें युद्ध के मैदान में रहना था ताकि मार्शल यूनियन के मार्शल आर्टिस्ट अपने मार्शल आर्टिस्ट के साथ डाकू मार्शल आर्टिस्ट से लड़ने के लिए वहां रह सकें। शेष सुरक्षाकर्मी और अन्य गैर लड़ाकू कर्मी जल्दी से गाड़ियों में इकट्ठा हो गए और अच्छे के लिए प्रार्थना करने लगे। बूम! फे ने वेले पर हथेली से कई शक्तिशाली प्रहार किए, तथा वेले ने उग्र दृढ़ता के साथ उनका बचाव किया। उस आदमी की शारीरिक शक्ति डेलन से भी ज्यादा थी, इसलिए फे ने अपनी लड़ाई शैली को थोड़ा सा समायोजित किया था। उसने अपने वार की शक्ति बढ़ाने के बदले में अपने वार की संख्या कम कर दी थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि कमजोर वार की अधिक संख्या से उतना नुकसान नहीं होता जितना कि कम संख्या में मजबूत वार से होता है। क्षति उस तरह से काम नहीं करती थी, यह उस तरह से रैखिक और योगात्मक प्रकृति की नहीं थी। राग! उसने बड़ी ताकत से उस पर वार किया। FWHAP! फे ने शक्तिशाली हथेली के हमले से हमले को किनारे की ओर मोड़ दिया। ये नवीनतम तकनीकों में से एक थी जिसमें उसने महारत हासिल की थी। सर्पिल हथेली टॉर्क उत्पन्न करने के लिए अपने कोर को घुमाकर, वह अपने हथेली के हमलों का उपयोग न केवल एक रैखिक तरीके से हमला करने के लिए कर सकती थी, बल्कि आने वाले सभी रैखिक वार को भी रोक सकती थी। इसकी उच्च दक्षता थी, हालांकि इसका लचीलापन थोड़ा कम था।
इसका कारण ये था कि यह वास्तव में केवल रैखिक रूप से आने वाले हमलों पर ही काम करता था, तथा गैर रैखिक प्रक्षेप पथ वाले हमलों पर नहीं। बूम, वह एक और अप्रेंटिस स्तर की तकनीक कलिंग कन्वर्जेंस की मदद से अपने प्रक्षेपवक्र को बीच में बदलकर उसके पेट पर उसके गार्ड के माध्यम से एक और स्ट्राइक करने में सफल रही। केन से लड़ने के बाद से उसने अपनी बहुमुखी प्रतिभा को बढ़ाने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया था। उसने महसूस किया था कि वह बहुत सीमित थी, सीधे हथेलियां फेंकने तक ही सीमित थी। यह विशेष रूप से उसकी गलती नहीं थी। 14 वर्ष की आयु के कुछ समय बाद ही उसने मार्शल अप्रेंटिस में प्रवेश पा लिया था। हालांकि 3 साल कोई छोटा समय नहीं था। मार्शल अप्रेंटिस तकनीकों को सीखने और उसमें महारत हासिल करने में बहुत लंबा समय लगा। जब तक कि आप रूई न हो, उसे अपनी मार्शल आर्ट की मूल बातें विकसित करने में बहुत लंबा समय लगा था। उसने वेले पर जो प्रहार किया था, उससे उसके डायाफ्राम पर बहुत गहरा आघात पहुंचा था, जिससे वह भ्रमित हो गया था और अशक्त हो गया था। बम बम बम, उसने उस पर और अधिक प्रहार किए, तथा ये सुनिश्चित करने की पूरी कोशिश की कि वह उसे संभलने का मौका न दे। डायाफ्राम पर उचित दबाव पड़ने से सांस लेने में काफी बाधा उत्पन्न होती थी, क्योंकि यह श्वसन प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार एकमात्र मांसपेशी थी। बैम, पाव, प्रहार, बूम, FWAC के पाव। जैसे जैसे वह आगे बढ़ती गई, ये बात सभी के लिए स्पष्ट होती गई कि लड़ाई वेले के लिए और भी बदतर होती जा रही थी। अपनी संक्षिप्त लेकिन महत्वपूर्ण अक्षमता के बाद फे ने उस अवसर का फायदा उठाते हुए उसके महत्वपूर्ण अंगों पर कई वार किए। गला, जिगर, सौर जाल, निचला जबड़ा, फिलिट्रम, नव एल बी JNN, ग्लैबेला, बम बम बम। पीयूष ने आखिरी कॉम्बो लॉन्च किया। डायाफ्राम में सीधी हथेली, जबड़े पर अपरकट हथेली का हमला और गले में आखिरी हथेली का वार। वेले आधे सेकंड तक लड़खड़ाए, फिर घुटनों के बल गिर पड़े और फिर मुंह के बल गिर पड़े। इसके बाद जो हुआ उसने प्रत्येक मार्शल आर्टिस्ट का ध्यान आकर्षित किया। बैम, उसने बेहोश आदमी की खोपड़ी पर अपनी पूरी शक्ति से अंतिम प्रहार किया। दरार, किसी भी प्रशिक्षु स्तर की तकनीक के बिना मानव शरीर को केवल फे की विशुद्ध कच्ची शक्ति द्वारा कुचल दिया जाएगा। क्षण भर के लिए सारी लड़ाइयां रुक गईं, क्योंकि मार्शल कलाकारों की नजर खून और कपाल द्रव के ऊपर वेल की क्षत विक्षत खोपड़ी पर पड़ी। मार्शल यूनियन और लोमाइना इंडस्ट्रीज के मार्शल कलाकार अंदर ही अंदर खुश थे, जबकि डाकुओं का दिल बैठ रहा था, क्योंकि ठंडा आतंक और निराशा उन्हें घेरने लगी थी। हर कोई जानता था कि पहली लड़ाई का नतीजा सभी लड़ाइयों का नतीजा तय करेगा। इसका कारण बहुत सरल था। उस लड़ाई का विजेता अपने साथियों की सहायता करेगा, जिससे उन्हें एक और सेना से निपटना होगा। अगर वेले फे को मारने में कामयाब हो जाता, तो वह अपने साथियों की मदद कर पाता। लड़ाई 8 बनाम 4 से बढ़कर 7 बनाम 4 हो जाती। इससे डाकुओं के लिए जीवन बहुत आसान हो जाता। वह बेवकूफ, फेलिन ने शाप दिया। अब जबकि फेई जीत गई है, वह चल रही 3 लड़ाइयों में से एक को मजबूत करने के लिए आएगी। डाकुओं को पहले से ही अपने विरोधियों से लड़ने में कठिनाई हो रही थी, विशेष रूप से मिलियाना और डेलन द्वारा नियमित रूप से उन्हें दी जा रही थोड़ी सी बढ़त को खत्म करने या उन्हें बदतर स्थिति में डालने के कारण। यदि उसके जैसी शक्तिशाली महिला किसी लड़ाई में शामिल हो जाती तो उनमें से किसी एक की मृत्यु निश्चित थी। फेलिन, हान और राजक उस पर नजर रखते थे, ये देखने के लिए कि वह किस लड़ाई में शामिल होगी। उसका निर्णय शीघ्र था। कदम, वह पूरी गति से रजक की ओर झपटी। बैम, उसने अपने सबसे शक्तिशाली हमले से उस पर प्रहार किया, जिससे उसे कम से कम महत्वपूर्ण क्षति होने की उम्मीद थी। अफसोस, रजक कोई मामूली आदमी नहीं था। उसने उसके हमले को रोक दिया और साथ ही आंशिक रूप से चकमा भी दिया। दोनों के संयोजन ने सुनिश्चित किया कि उसका हमला साफ साफ चूक गया। बैम, उसने उस पर बहुत जोर से प्रहार किया, जिससे वह अवरोध के बावजूद उड़कर दूर जा गिरी। उसने तुरंत अपनी स्थिति बदल ली और रूई और केन के साथ त्रिकोण बना लिया। अब मुकाबला 3-1 पर था।